अगर लेट सपोज एक ऐसा इंस्टेंस है, मतलब इस चीज के बाद जब पुलिस अपनी मतलब ओवरऑल, ये आफ्टर द फैक्ट हम बात करें, बंदा मर गया, ट्रायल चल रहा है, पुलिस ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन मेरे से की क्या, गन रिकवर की। गन में से उन्होंने जो बुलेट के जो शेल्स हैं उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करके उसके साथ मैच कर लिया कि ये जो बुलेट्स हैं इसी गन के चेम्बर से फायर हुई थी। और वो सीरियल नंबर जो उन बुलेट्स के ऊपर लिखा हुआ था उसको उन्होंने ट्रेस आउट कर लिया किस तक, एक एमिनेशन शॉप तक, जो असले की दुकान है वहां तक। वो वहां पर जाते हैं, पूछते हैं कि भाई आपने बेची थी, वो कहेगा जी मैंने बेची थी। पूछेंगे कब बेची थी, वो कहे, वो उस दिन का जिक्र करेंगे जिस दिन मैंने शरियार को बोला था, उसके अगले दिन का। ये चीज फैक्टर इन हो जाएगी कैसे, एज, बोले, मेडिकेशन, होमिसाइड, प्रीमेडिटेशन। बात समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ आ रही? प्रीमेडिटेशन, प्लानिंग। अब अगर पुलिस ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ये चीज फाइंड आउट कर लेती है या डिटरमिन कर लेती है कि आप एज ए शरियार आ गया एज अ विटनेस, मतलब हम डेट्स के हिसाब से इसे फैक्टर इन कर देते हैं। आज का डेट है 28 है, 28 को मेरे एक बंदे के साथ होता है डिस्प्यूट यहाँ पे बाहर, इदारे के बाहर। मैं गुस्से में बोलता हूँ मैं देख लूंगा तुझे, वो चीज आप सुन लेते हैं। बंदा जो है यकम को, न्यू ईयर्स की रात को मारा जाता है। अब पुलिस, उसके घर वाले पुलिस वालों को कहते हैं कि भाई कि हमें शक है कि असाम इम्तियाज ने बंदा मारा है, क्योंकि उसका उसके साथ डिस्प्यूट चल रहा था और 2-3 दिन पहले उन दोनों की आपस में मुंहमारी भी हुई थी, बहुत सीरियस नेचर। वो मुझे एज अ पोटेंशियल सस्पेक्ट बुला लेते हैं अपने पास। मैं वहां पर जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मेरा तो उसका कोई मसला नहीं हुआ, कोई इस तरह की चीज नहीं। अब ये जो तमाम तर बात हो रही थी उसी दौरान ये पुलिस वाले जो है वो, मौका वारदात है जहाँ पर बंदा मरा था, जहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसकी डेड बॉडी के पास से उन्हें जो बुलेट के शेल्स हैं वो रिकवर करते हैं। उनके ऊपर सीरियल नंबर लिखा होता है उस बुलेट का। ठीक हो गया, वो बाकी तो काम उसके लिए भेज देते हैं आगे, मतलब फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेज देते हैं कि इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। या जिस टाइम पर आप कह लेंगे मुझे बुलाया गया, मुझे उन्होंने घर भेजा, बाद में मेरे घर छापा मारा 2 तारीख को, वहां पे उन्होंने मेरे पास से एक गन रिकवर कर, गन रिकवर की, उसमें से 2 गोलियां मिसिंग थी। वहां पे उन्हें जो शेल्स मिले वो भी 2 थे। सीरियल नंबर जो थे उन्होंने जब बाजार वो मुआयना किया मैगजीन में बुलेट्स का, उन्होंने देखा कि ये सीरियल नंबर इनके साथ मिलते जुलते हैं। जो शेल केसिंग उन्हें रिकवर हुई है उसके ऊपर जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, वो गन को तो बाजार भेज देंगे उधर, लेबोरेटरी में भेज देंगे ताकि जो शेल्स मिले हैं इन्हें एज बुलेट्स रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और देखा जाए कि क्या ये इसी गन से फायर हुई है कि नहीं हुई। उनको कोई डिफिनेटिव उनके पास अंदाजा नहीं होता, लेकिन जो फोरेंसिक होती है वो यही बता देती है कि ये जो बुलेट्स हैं इस गन से ही प्रोसेस होके निकली थी। वो एज एक कंक्लूसिव फाइंडिंग के तौर पर उसे प्रेजेंट करते हैं, यस नो वाला काम नहीं होता वहां पे। मीन वाइल उनके उन्होंने मतलब जो मैगजीन के अंदर बुलेट्स थी उनके सीरियल्स देख लिए थे, तो ट्रेस आउट उन्होंने करना शुरू किया कि भाई ये सीरियल्स जो है एमिनेशन शॉप्स पे एक दो पे गए, वो बंदे भेजे उन्होंने पता करने के लिए। एक कहते हैं कि भाई यार ये वाली मैंने ही बेची थी, वो अपना रिकॉर्ड निकाले, को कहेगा भाई किसे बेची थी, वो कहेगा इस बंदे को बेची थी। अब इत्तेफाक से अगर उस टाइम पर जिस शख्स को बेची थी वो मैं निकल आता हूँ वहां पर, फिर ये कब किस डेट को बेची थी, 29 को बेची थी, आज 28 है, 29 को बेची। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के पास या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो अपनी जो इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स हैं उसमें ये चीज डिटरमिन करेगी कि यार एक प्रोसिक्यूशन विटनेस मिला है जिसे हमने जिसके बकौल
असाम इम्तियाज ने एक एक्साइटेड अटरेंस दी थी ऑफ ए थ्रेट, जिसको वो गिनेंगे एज मैलिस अफोरथॉट। सब्सिक्वेंटली गन रिकवर की, पता चल गया भाई ये जो बुलेट थी जो शेल में से भी निकली थी वो भी किसी बंदे की ही इस्तेमाल करता था, हमें वो गन भी मिल गई, तो वो चीज किस में आ जाएगी बताएं। अब तो पूरी क्लास को समझ आ गई, क्लियर है बात। प्री मेडिटेशन है प्लानिंग इन सिंपल सेंस, लेकिन आपने कल को डिस्क्राइब करना है तो ऑफिशियल लीगल टर्म्स जो है उन्हें आप रिस्पेक्टिवली यूज करें। मैलिस अफोरथॉट जो है, मैलिस से मुराद क्या है, इल इंटेंट, गलत इरादे किसी शख्स के लिए। मैलिस अफोरथॉट इन टर्म्स ऑफ एवरी सिचुएशन चेंज होती रहती, हर ऑफेंस के हिसाब से मैलिस अफोरथॉट अलग होगी। अब आ जाते हैं हम बर्गलरी वाले सिचुएशन में। अगर वहां पर आपने मैलिस अफोरथॉट देखनी है तो यहाँ पे तो ये है ना कि एक्साइटेड अटरेंस किसी के सामने बोल दिया कि घर में क्या होता है कि रात को डाका पड़ता है, डाका में सिंपल सेंस बोल रहा हूँ, रॉबरी वाले सेंस में नहीं बोल रहा, मतलब ब्रेक इन होता है, उधर चीजें लेते हैं वो चले जाते हैं। जो सिक्योरिटी कैमरा फुटेज है उससे ये रिवील होता है कि यार कि हर रोज रात को 10:30 बजे से 11 बजे तक एक शख्स आके घर के सामने खड़ा होकर घर देख रहा होता था। उसने एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन लेकिन दोनों ये जो दिन गुजरे उसमें घर की लाइटें ऑन थी तमाम। तीसरा दिन जो ईद का दिन था उस दिन लाइटें ऑन नहीं थी। वहां से वो मतलब वो फिर उसके बाद कैमरे में नहीं नजर आता, ये फिर कैमरे को बाईपास कर लेते हैं, मतलब पीछे वाली दीवार से आगे टाप के अंदर चला जाता है, ब्रेक इन करता है, तमाम तर चीजें ईद की रात लेके गया। कल को अगर कोई शख्स वहां पे पकड़ा जाता है तो फिर उस शख्स को जब प्रोसिक्यूट किया जा रहा होगा तो उसके लिए मैलिस अफोरथॉट टू फॉर बर्गलरी स्टैब्लिश की जाएगी। बाकी ऑफेंसेस में मैलिस अफोरथॉट को इस हिसाब से नहीं देखा जाता, तो सिंपल मेंजरी एक्ट के लिए सफाइस कर रहा होता है, लेकिन वहां पर भी ऐसे एलिमेंट्स आपके पास एडिशनली मौजूद हो जाते हैं। जो आपने एग्जांपल दी थी कि आप और आपके रूममेट जीशा, आप लोग कमरे में सोए हुए थे, कोई बंदा आया उसने दरवाजा खोला, अंदर आया, आके चीजें उठाई, वो चला गया। अगर कोई आपको बोलते कि यार इस बंदे को हमने 1-2 दिन पहले भी यहाँ पर देखा था, ये आपका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, वो मैलिस अफोरथॉट वाले जुमरे में आएगा। अगर वो वैसे ही चल रहा था, उसने किसी और की अपार्टमेंट से कोई चीज उठाई, साथ उसने आपका अपार्टमेंट खोला, देखा आप लोग सोए हुए हो, चीजें उठा के ले गया, तो मैलिस अफोरथॉट में क्लासिफाई नहीं होगा। मैलिस अफोरथॉट जो है वो एक एग्रेवेटिंग फैक्टर के तौर पे काउंट इन हो रहा होता है एट द सेंटेंसिंग स्टेज। बात समझ आ रही है? अगर पहले कोई ऑपरेटिव वर्ड ये है कि लेट सपोज कोई ओकुलर अकाउंट आ जाता है उस चीज का, मैलिस अफोरथॉट ऐसे तो नहीं है कि वो कोई शख्स इन्हें डायरेक्टली बोल देगा कि हाँ मैंने देखा था, कल भी एक बंदा आपका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए फिर ये चीज लाजमी होनी चाहिए कि जिस बंदे को उसने देखा था वो वही था दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। ये नहीं, ऐसे तो बहुत से लोग दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये तो नहीं हो सकता। रॉबरी नहीं, बर्गलरी। उसने दरवाजा खोला, दरवाजा नहीं खोला, तो वो फिर कैसे आप कह सकते हैं ट्रेसपास ही नहीं कमिट हुआ, जो कि सबसे पहला प्री रिक्विजिट है फॉर दैट गिवन ऑफेंस। मैं वही आपको बात बता रहा हूँ, दरवाजा ही नहीं खोला, मैंने सपोर्ट थॉट इन इफेक्ट ही नहीं आ सकती। वो मैं तब के लिए कह रहा हूँ कि अगर वो बंदा लैंडस्केपिंग कर रहा हो पिछले 1-2 दिन से, उसे अगर कोई शख्स देखे, मैंने सपोर्ट थॉट भी स्टैब्लिश करनी होती है, और लाजमी नहीं है कि हर ऑफेंस में मैंने सपोर्ट थॉट हो।
मैलिस अफोरथॉट एविडेंस के थ्रू एस्टैब्लिश होता है, आप खुद नहीं उसे एस्टैब्लिश करते। एविडेंस किसी भी क्रिमिनल एक्ट में या तो आपने खुद कोई क्राइम स्टेज कर रहे हैं ना, तो फिर उसमें आप ये चीजें परफेक्ट क्राइम के लिए देखेंगे। लेकिन वो मतलब आप कह लें कि कोइंसिडेंटल होती है कि अगर आपको कोई एविडेंस मिल जाता है। ये जो मैंने मर्डर वाली डिस्क्रिप्शन दी है, इस तरह नहीं हो रहा होता, सीआईडी तो नहीं देख रहे हम लोग। कुछ इंस्टेंसेस पे ऐसे हो पाता है, हमेशा नहीं होता। और मैलिस अफोरथॉट का एक शख्स के डायरेक्टली गिल्टी नॉट गिल्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता हमेशा। हाँ, गिल्टी की तरफ आने में मदद करता है, लेकिन अगर ना भी हो तो उसके बाद मतलब इन स्पाइट ऑफ इट भी एक शख्स के अगेंस्ट गिल्टी वर्डिक्ट प्रोनाउंस किया जा सकता है। मैलिस अफोरथॉट अगर आता है तो वो फिर एट द सेंटेंसिंग स्टेज एज एन एग्रीवेटिंग फैक्टर के तौर पे काउंट इन होता है, अगर आ जाए तो। अगर बीइंग दी ऑपरेटिव वर्ड ही है, हमेशा नहीं होता। मैलिस अफोरथॉट आपको हमेशा नहीं किसी सिचुएशन में मिल रहा था। बहुत से जो इंस्टेंसेस जिसमें एक शख्स को मर्डर के लिए कन्विक्ट किया भी जाता है, लेट्स सपोज डायरेक्टली होमिसाइड के लिए कन्विक्ट किया जाता है, वहां पे मैलिस अफोरथॉट इन्फर किया जा रहा होता है। अब ये जो इस तरह की चीज मैंने बोली कि एक विटनेस ने देख लिया ये बोलते हुए, वो बहुत कम हो रहा होता है, हमेशा ऐसे नहीं होता। मैलिस अफोरथॉट प्योरली कोइंसिडेंटल, वो हो गया तो भाई प्रोसिक्यूशन की ईद है समझे, उनके लिए आसानी हो। तो मैंने रिपोर्ट थॉट लेट सपोज ना भी एस्टैब्लिश हो तो उससे डिफेंस का काम आसान नहीं होता फिर। समझ आ रही है बात की? ये चीज आप लोगों ने कंसिडर करनी। मैंने सपोर्ट थॉट ऐसे नहीं है कि आप किसी भी गिवन इंस्टेंस से आप उसको इन्फर कर पाएंगे, वो दैट इज प्योरली एंड एंटायरली बेस्ड अपॉन द एविडेंस इटसेल्फ। क्या तक बात सबको क्लियर है? सजदा नेक्स्ट। देखिए, अनलॉफुल एक्ट वाली जो चीज है ना, उसको समझने के लिए आपने इस चीज को कंसिडर करना है सबसे पहले कि एक्ट ऑफ किलिंग हर इंस्टेंस में अनलॉफुल होता है। बाद इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर लॉफुल होता है। लेट्स सपोज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात अगर उनके हाथ अगर कोई बंदा मर जाए तो वो उसे ऐसे ही इंडिकेट करते हैं कि भाई कि एक गुड फेथ एक्शन है, जिसे आम अल्फाज में जो पुलिस एनकाउंटर बोलते हैं आप, उसके अगेंस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कोई इस तरह का काम नहीं होता। पुलिस एनकाउंटर्स जो है अननोटिस जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया की बात नहीं है, बहुत से ममालिक जो है वहां पर इसी हिसाब से इसे रेप्लिकेट किया जा रहा होता है। कुछ रेयर अकरेंसेस होती है जहां पर वो चीज सामने आ जाती है। और हर सिचुएशन एनकाउंटर से मुराद डिलिबरेट किलिंग नहीं होती, बाज़ औक़ात उनके जो जिस हिसाब से वो सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट पे भी डेथ कॉज हो जाती है। ये यूएस में जब प्रीवियस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का दौर चल रहा था, उस टाइम पर जॉर्ज फ्लॉयड का एक केस आया था ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, अगर याद। ब्लैक लाइव्स मैटर की पूरी मूवमेंट चली थी, उसके बाद बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट्स हुए यूएस में। क्या हुआ? जाके सर्च कीजिएगा उसको। मतलब उसको वो अरेस्ट कर पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे थे। अब अरेस्ट करने के लिए सिंपल यही है, बंदे को नीचे जमीन पे लेटाया और उसको हैंडकफ से बंद कर दिया। उन्होंने अपना जो घुटना था उसकी ना यहाँ पे गले वाली जगह पर दबाया था काफी इंटेंसिटी से उस पुलिस ऑफिसर ने। तो उसके वो बंदा शायद यही बोलते बोलते मर गया था कि भाई आई कांट ब्रीथ। तो बाद वक्त ये भी चीजें आ रही थी। अब जो इस तरह के इंस्टेंसेस होते हैं वहां पर जो ये पुलिस ऑफिशियल है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, वो यही इसी गार में ये तमाम तर काम कर रहे होते हैं कि
जो हमारा एक्ट है वो लॉफुल है, प्रोटेक्टेड बाय लॉ है। जो यूज ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या फिर undertaking of such actions which resulted in the death of such person was a lawful act. अब सिविलियन एनकाउंटर में आप किसी को करो तो उसमें एक ही लॉफुल एक्ट निकल सकता है, वो लॉफुल एक्ट। हाँ, टेक्निकल अंदाज से देखा जाए तो लॉफुल एक्ट की जो आप करोगे उसे आप क्लासिफाई करते हो एज सेल्फ डिफेंस, डिफेंस ऑफ अदर, उसके अलावा नहीं आता। और उसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आपको सेल्फ डिफेंस के लिए गैम्बिट में आना है। तो अब जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही होती हैं उसमें उनका जो एक्ट है प्राइमरली उसे प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ उसके साथ एक एसोसिएटेड होती है। प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ विद इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉ सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसे ये माना जाता है कि ऐसी चीज जिसे दुरुस्त तस्वर किया जाएगा जब तक वो गलत साबित ना की जाए। स्पेसिफिकली कोई भी मतलब आप कह लेंगे इनकाउंटर या ये होगा, उसके साथ पुलिस ऑफिशियल या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एक गुड फेथ एक्शन एसोसिएटेड होगा। किसी जज ने कोई फैसला दिया, आप कहते हैं भाई वो बायस्ड है, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रूव करना पड़ेगा वो बायस्ड है। जब तक आप वो प्रूफ एस्टेब्लिश नहीं कर लेंगे तब तक उसका एक्शन इन गुड फेथ ही समझा जाएगा। या उस वो अपील स्टेज पे अगर वो फैसला ओवरटर्न भी हो जाता है, जब तक स्पेसिफिकली आप ये प्रूव नहीं करते कि वो शख्स बायस था और किस तरह की कार से था, तब तक वो गुड फेथ वाली प्रोटेक्शन में रहेगा। यहाँ पर आप लोग सोचते होंगे कि मेजोरिटी जो कोई भी ये सरकारी मुलाजिम है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पुलिस वाला है, कोई जज है, कोई क्या है क्या नहीं है, वो तमाम तर लोग ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं और बहुत से ब्लंडरस किस्म के डिसीजंस ले रहे होते हैं जिससे काफी लोगों को नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, इनकन्वीनियंस होती है। सिर्फ एक शख्स को नहीं, बहुत ज्यादा लोगों को एट द सेम टाइम इनकन्वीनियंस हो रही थी। वो ये तमाम तर गुड फेथ की प्रोटेक्शन के अंडर काम कर रहे थे। एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ उनके काम, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ ऑफ गुड फेथ उनके काम के साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड होती है। ये चीज लीगल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करके दे रहा होता है। थोड़ा सा पब्लिक लॉ की तरफ चले गए लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब जो लॉ इन्फोर्समेंट की वाला जो मैं आपको सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें जो चीज है वो ये है कि देखिए उसमें अगर उसने मारा है एक शख्स को किसी लॉ इन्फोर्समेंट के ऑफिशियल ने, उसमें मेंजरिया का एलिमेंट भी देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट इंटेंशन आपको देखने को मिल रही है, डोलेस डायरेक्टर्स गन सामने की स्मार्ट एक्ट्रेस भी ने भी फॉलो सूट किया, जो मेंजरिया था वो ट्रांसलेट हुआ। लेकिन उसमें क्या चीज मिसिंग थी कि अनलॉफुल नहीं था वो एक्ट, दैट वाज एन एक्ट सैंक्शनड बाय द लॉ। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस या फिर डिस्पाइट द वेरिएबल सर्कमस्टांसेस। तो अब प्राइमरीली मर्डर या होमिसाइड इस वजह से इलीगल है, सबसे पहली उसकी क्या वजह है, बिकॉज इट इज एन अनलॉफुल एक्ट। क्लियर है बात? मेंजरी एक्टस ये तो पता है सबको। नेक्स्ट पर आ जाओ। The accused act must be the fatal and legal cause of the victim's death. Prosecution must establish a causal link between the act of the accused and the death. चेन ऑफ कॉजेशन, चेन ऑफ कॉजेशन में आपका मतलब प्री मेडिटेशन, आज मैंने फोर थॉट, प्री मेडिटेशन, एक्टस रियस, मेंजरिया, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। फैक्चुअल कॉजेशन इसकी क्या होगी, इस बंदे ने ये काम किया उसके रिजल्ट में बंदा मारा गया। इस बंदे ने ये काम किया, ये हॉस्पिटल में जाके पहुंचा, वहां पे फलां डॉक्टर ने टीका नहीं लगाया या फिर इसे ऐसे कर ले, इस बंदे ने इसे मारा, ये हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा मर गया। बाद में बात सामने आती है कि डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने चाहिए, डॉक्टर आया ही नहीं था चेक करने के लिए, डॉक्टर साहब अपने ड्यूटी आवर्स में गायब थे
हॉस्पिटल से। और उस इंस्टेंस में इस शख्स की जो मतलब फैक्चुअल कॉजेशन ही नहीं पूरी हुई, या चले फैक्चुअल कॉजेशन पूरी होगी, लीगल कॉजेशन सॉरी नहीं पूरी हुई। फैक्चुअल कॉजेशन तो ये होगी ना कि इसने इस शख्स को जानी नुकसान पहुंचाए, अस्पताल में पड़ा पड़ा मर गया। अब अस्पताल में डॉक्टर नहीं आया, मौजूद नहीं था, या छुट्टी में तो नहीं, मतलब बंक पे था, डॉक्टर ने फुटा मारा हुआ था वहां से हॉस्पिटल से। जिस तरह मतलब अक्सर औकात आपको देखने को मिल रहा होता है। तो वो इवन दो फैक्चुअल कॉजेशन पूरी होगी, लीगल कॉजेशन पूरी नहीं हो अगर सामने लाई जाती है। यहाँ पर ये जो नोशन है, मतलब बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर इस परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि भाई ये इतने अगर फैक्टर्स हैं तो इसे सामने कौन लेगा। जब तक सामने कोई चीज नहीं आएगी तब तक वो इन इफेक्ट नहीं आएगी। ये थोड़ा सा सिमिलर है उस कॉन्सेप्ट से। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़े हैं कि तीन तरह के होते हैं, वैलिड होते हैं, वॉइड होते हैं, वॉइडेबल होते हैं। वॉइडेबल को जब तक आप चैलेंज करके वॉइड डिक्लेयर नहीं करा देते तब तक वो क्या रहता है, वैलिड रहता है। इसी इंस्टेंस में जब अगर लेट सपोज किसी शख्स ने पॉइंट आउट ही नहीं किया कि भाई डॉक्टर छुट्टी पे था, फुटे पे था, तो फिर उस इंस्टेंस में आप लीगल पोजीशन भी एस्टैब्लिश है, फैक्चुअल भी एस्टैब्लिश है। समझ आ रही है आपको बात? ये आपने कंसिडर करना होता है। लेकिन चले इतने हम कॉम्प्लिकेटेड उस पर नहीं जाते, सिंपल में ही रहते हैं अभी तक। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ना ये कंसिडरेशन ओपन माइंड के साथ इस चीज को आप कंस्ट्रू करें, इस तमाम तर चीजों को। Illustration: a person deliberately shoots and kills another individual during a planned bank robbery. The shooter had a clear intention to cause harm or death to anyone who posed a threat during the robbery. This would likely be classified as murder under the UK's law. बैंक रॉबरी के दौरान एक बंदे को कहा भाई नीचे बैठो, नहीं बैठो, से फायर कर दिया। तो उसको उस टाइम पर मारना, देखिए रॉबरी का ऑफेंस तो अपनी जगह पर रहेगा, रॉबरी का चार्ज, आर्म्ड रॉबरी का चार्ज अपनी जगह मेंटेन रहेगा, या एग्रेवेटेड रॉबरी का चार्ज अपनी जगह मेंटेन रहेगा। लेकिन उसके साथ एक एडिशनल काउंट आएगा या चार्ज आएगा किसका, होमोसाइड का। अब इस इंस्टेंस में इस रॉबर की कोई मैलिस ऑफ फोर थॉट नहीं थी कि अगर कोई बंदा ना बैठा तो मैं उसको मार दूं। वो बैठ जाता तो उसने चीजें पैसे वगैरह लेके चले जाना था। यहाँ पे आपको मैलिस ऑफ फोर थॉट नहीं देखने को मिलना। और उस रॉबर को ये तो नहीं पता था कि जिस टाइम पर वो प्लान कर रहा था रॉबरी, कि भाई के उस अगले दिन इस टाइम पर जब मैं दाखिल होऊंगा, लोगों को डराऊंगा या फिर हवाई फायर करूंगा सीलिंग पे, तो बाकी लोग बैठ जाएंगे, ये बंदा नहीं बैठेगा, या ये बंदा मजामत करने की कोशिश करेगा, और ये यही स्पेसिफिक बंदा होगा। समझ आ रही है आपको बात? वो कोई भी बंदा हो सकता था किसी गिवन सर्कमस्टांसेस। ये चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि इवन दो द ऑफेंस ऑफ होमिसाइड कमिट हुआ है, लेकिन इट इज इन द एब्सेंस ऑफ मैलिस अफोरथॉट। जो बंदा नहीं बैठा उसने तो सिर्फ यही काम किया था कि भाई उसने उसकी बात नहीं मानी, उसने मौके पे उसे मार दिया। उसकी जगह अगर और कोई शख्स करता तो उसे भी मार देता, जख्मी कर देता। ये वाला जो चार्ज ऑफ मर्डर होगा इसमें एक्टसलियस है, मेंजरिया है, मैलिस अफोरथॉट। समझ आ रही है आपको बात? नेक्स्ट पर आ जाए। Manslaughter is a less severe homicide that does not involve the intention to kill but results from reckless or grossly negligent conduct. There are two types of manslaughter. देखिए मैनस्लॉटर ये है कि जहां पर आपका जो मेंजरिया आ जाता है,
मेंजरिया डिपेंड करते हैं मैन स्लॉटर कौन से वाले। मैन स्लॉटर यही है कि भाई कि होमिसाइड से आप उसे कह ले कि लेस सिवियर ऑफेंस है। तो वो कौन से इंस्टेंस पे आएगा, वो फिर एज पर सिचुएशन देखने को आपको मिलेगा कि कौन से वाला मैन स्लॉटर अप्लाई हो रहा है। मैन स्लॉटर दो तरह के, एक वॉलंटरी है, एक इनवॉलंटरी है। ये रीड आउट करें जीशन। This occurs when the accused kills another person, the heat of the moment due to a loss of control of provocation. Elements required for military manslaughter include an unlocked leg, active shears, and manshear. Illustration: person discovers their partner cheating on them and overwhelmed by rage, immediately attacks and kills their partner. In this case, the accused may argue that they driven to wrong, resulting in loss of control, and should be charged with voluntary manslaughter rather than murder. Involuntary manslaughter. This occurs when the accused causes another person's death without attempting to cause serious harm or death, but as a result of their negligent or reckless action. Illustration: a driver who is excessively speeding and not paying attention to the road hits and kills a pedestrian. The driver did not intend to kill anyone but was acting negligently, resulting in a pedestrian's death. This would likely be classified as involuntary manslaughter. Voluntary manslaughter जो है, it is a lesser offense than homicide or murder, meaning thereby कि इसकी सजा कम है। वॉलंटरी मैनस्लॉटर की सजा होमिसाइड से कम है। यहां तक बात क्लियर है? अब ऐसे नहीं होता कि भाई कि किसी भी शख्स को ये इंडिकेट किया जा रहा होता है या फिर डिफेंस जो है वो खुद ही, सॉरी प्रोसिक्यूशन को खुद ही समझ आ जाती है कि इस शख्स से एक्ट ऑफ वॉलंटरी मैनस्लॉटर कमिट। वो चार्ज उसे मुकम्मल होमिसाइड के लिए करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी उसी नीयत से करेंगे और कलेक्शन ऑफ एविडेंस भी उसी तरीके से करेंगे कि हमने कल को इसे कन्विक्ट करना है किस चीज के लिए, फॉर होमिसाइड। ये ताहयात फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज और हर नेचुरल लाइफ जेल में रहे। क्लियर है बात यहाँ तक? अब यहाँ पर जो रीजन प्रोवाइडेड फॉर है, ड्यू टू ए लॉस ऑफ कंट्रोल और प्रोवोकेशन। लॉस ऑफ कंट्रोल, प्रोवोकेशन, ये डिफेंसेस हैं। ठीक है, डिफेंसेस हमने जब शुरू में उन्हें डिस्कस किया था, वो डिफेंस का क्या इफेक्ट होता है कि या वो मुकम्मल क्रिमिनल लाइबिलिटी को खत्म कर देते हैं या फिर उसे कम कर देते हैं। क्रिमिनल लाइबिलिटी अगर कम होगी फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ होमिसाइड, तो वो एक लेसर ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट वुड बी वॉलंटरी मैनस्लॉटर, जिसकी लाइफ के बजाय उसे रिलेटिवली कम सजा है। समझ आ रही है बात? अब लॉस ऑफ कंट्रोल और प्रोवोकेशन, दीज आर स्पेसिफिक डिफेंसेस जिससे क्रिमिनल लाइबिलिटी कम हो रही थी। ये कौन लेते? प्रोसिक्यूशन तो नहीं देती। ये डिफेंस जो है, जो डिफेंडेंट है, आपका अक्यूज्ड है, वो लेगा। वो वहां पर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी, या तो वो खुद वहां पर आएगा, आके एविडेंस देगा इस मद में, डिफेंस खुद आके एविडेंस प्रेजेंट करेगी कि ये चीज विद इन द एम्बिट ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल या प्रोवोकेशन में आ रही होती है। इस लॉ की डेवलपमेंट कैसे हुई, लॉस ऑफ कंट्रोल की, प्रोवोकेशन की, ये हम सब्सिक्वेंटली करेंगे डिस्कस। लेकिन एट द मोमेंट ये आपने समझने की जरूरत है कि ये चीज इनटू इफेक्ट कैसे आ रही होती है। प्रोसिक्यूशन ने प्रोसिक्यूट करना है फॉर द एंटायरिटी ऑफ होमिसाइड। उस टाइम पर जो डिफेंस होगी, सॉरी जो डिफेंडेंट है, उसने डिफेंस लेना है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसे प्रोवोक किया गया था। सिचुएशन इस नेचर की थी कि उस इंस्टेंस पे उस अपने ऊपर उसका कोई कंट्रोल रहा ही नहीं था। मेंजरिया भी था, एक्टस रियस भी था। क्या नहीं था?
प्री मेडिटेशन भी नहीं था और मैलिस फोर थॉट भी नहीं था। बैंक रॉबरी वाले में हमने स्पेसिफिकली ये डिस्कस किया था कि उसमें क्या था, प्री मेडिटेशन तो रॉबरी वाले एस्पेक्ट में एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब उसने बंदे ने बैंक लूटने जाने, कोई शख्स मजामत करेगा अगर तो वो उसकी बात मान ले तो भाई फिर रॉबरी तो नहीं हो सकती ऐसे। प्री मेडिटेशन उस इंस्टेंस में मैंने से फोर थॉट नहीं था, लेकिन प्री मेडिटेशन अलोंग विद एक्टिव एंड मेंजरिया एग्जिस्ट कर रहा था। नींद आ रही है आप सबको? जी अहमद को भी आ रही है? मैं अगर आपकी अभी भी एब्सेंट लगाऊं तो आप घर ही सोए रहते तो ज्यादा बेहतर ना रहता? कितनी 5 मिनट की ब्रेक थी? अभी 1 ही बजे ब्रेक ले, ताकि फिर हम ज्यादा, मुझे लगता है उसका मसला है। ये बंद करवाते हैं, मैं कॉल कर जय शरियार नीचे से ब्लॉक लेने बोले इन्वर्टर बंद कर। दे 1 बजे तक आप लोग भी ठंड में बैठेंगे या शायद ही कोई ठंड हो, लेकिन जी कर रहे काम। फिर हम ब्रेक के बाद देखते हैं कि फिर आपको नींद आती है कि नहीं आती। ऑनलाइन शिक्षा देखिएगा कौन कौन आया हुआ है। नाइस। ये ना आप लोगों ने विषय, आपने ना इन सबको इन्फॉर्म करना है। ग्रुप में आपने बता दिया है, आपने तो कंस्ट्रक्टिवली अपना मैसेज डिलीवर कर दिया, लेकिन ये जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स है तो ये आपकी क्लास ग्रुप में नहीं है, तो इन्हें आपने स्पेसिफिकली इन्फॉर्म करना है। ठीक है। वॉलंटरी मैनस्लॉटर में लॉस ऑफ कंट्रोल प्रोवोकेशन, इसको आप ना ज्यादातर क्लासिफाई कर सकते हैं जो यहाँ पर वो जो स्कर्ज ऑफ ऑनर किलिंग्स देखने को मिल रही होती थी एक अरसे में। पहले तो बहुत ही ज्यादा हो रही होती थी, लेकिन अब रिलेटिवली काफी कम हुई है।
3-4 महीनों बाद शायद कोई खबर वैसे सुनने को मिलती है, वैसे तो आप हफ्ते में 1-2 आप सुन ही लेते थे। ऑनर किलिंग का भी अच्छा निजाम बना हुआ था। बंदा अपनी बहन का कत्ल करता था, फिर उसी के ही शुरू में घर वाले जो उसके अम्मा बाप से माफ कर देते थे, बंदा बाहर फिर रहा होता था। ये बड़ा कोर्ट्स ने ना बड़ा कंस्ट्रक्ट, हालांकि वो लोगों को इस हिसाब से नहीं चेंज कर रहे थे ऑनर किलिंग वाले उसको टैकल करने के लिए, फिर कोर्ट्स को ही अपनी रूलिंग्स इस हिसाब से शेप करनी पड़ी कि ये तमाम तर जो टेक्निकल लूप होल्स थे वो क्लोज आउट हो सके। इन बाय ये ऑनर किलिंग वाला सिस्टम तो नहीं, वहाँ पे यही तमाम तर चीज है, वॉलंटरी मैनस्लॉटर। उस इंस्टेंस में आप आओ। वॉलंटरी मैनस्लॉटर किसी भी ऐसा इंस्टेंस जिसमें एक शख्स ये डिफेंस लेके उसे उकसाया गया था एक्ट ऑफ मर्डर करने में, अगर ये मतलब इंटरवीनिंग या फिर ये प्रोवोके एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन ना होता तो मैं इस शख्स को ना मारता। ये स्पेसिफिक चीज, ये बात ना की जाती या ये काम ना किया जाता तो मैं भी ये काम करने पे मजबूर ना होता। ये आपके एंटायरिटी ऑफ द डिफेंस ऑफ प्रोवोकेशन है। लॉस ऑफ कंट्रोल, प्रोवोकेशन, ये दो डिफेंसेस है। लॉस ऑफ कंट्रोल टू माय रिमेम्बरेंस फॉर्मर इन टाइम था। प्रोवोकेशन जो था वो अंडर द क्रोनर्स एंड जस्टिस एक्ट 2006 के अंदर उसे इंट्रोड्यूस कराया गया था। देखो ठीक हो गया। अब वॉलंट इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर की तरफ से, वॉलंटरी में तो आपको समझ आ गई है कि कोई सिचुएशन या किसी शख्स के कॉल और फेल की वजह से एक शख्स मजबूर हो गया इस हद तक कि वो किसी को डिलिबरेटली कत्ल करे। इस इन वॉलंटरी मैनस्लॉटर में प्रोवोकेशन का एलिमेंट जगह लेगा किसकी, प्री मेडिटेशन और मैलिस ऑफ थॉट की। लेकिन ये जो प्रोवोकेशन है इस इंस्टेंस पे ये डिफेंस को प्रूव करनी पड़ती है। अगर वो प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जो बर्डन ऑफ प्रूफ है क्रिमिनल केसेस में किसके ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर। अगर कोई मतलब जो अक्यूज्ड है, डिफेंडेंट है, कोई डिफेंस अडॉप्ट करता है, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर, डिफेंडेंट के ऊपर, कि अब उसने प्रूव करना है कि ये जो डिफेंस उसने दिया वो वैलिड है कि नहीं। क्लियर है बात। इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर, इसमें तमाम तर वो इंस्टेंसेस आ जाएंगे ऑफ रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस, जिसके जरिए से एक शख्स की डेथ कॉज हो, या कोई ऐसा इलीगल एक्ट जिसके रिजल्ट में एक शख्स की डेथ कॉज होगी। इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर क्लासिफाई होता है इन टर्म्स ऑफ अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर, कि लड़ाई झगड़े में किसी ने धक्का मार दिया, वो गिरा, उसका सर फट गया, अब लड़ना झगड़ना वैसे ही इन इटसेल्फ अनलॉफुल एक्ट है, बेशक उसकी इंटेंशन टू मर्डर नहीं थी। तो इसमें प्रोवोकेशन भी नहीं थी, वो लोग वैसे ही अल्टरकेशन में एंगेज हुए हुए थे, उसमें किसी ने किसको क्या ही प्रोवोक करना था, वो दोनों ही प्रोवोक थे। प्रोवोक तो नहीं उसे आप कह सकते, इक्वल और विलिंग पार्टिसिपेंट्स थे इन द अनलॉफुल एक्ट। क्लियर है यहाँ तक बात। लेकिन जो इनिशियल एक्ट था वो अनलॉफुल था, और उसके रिजल्ट में जो कॉन्सिक्वेंस था वो बेशक कत्ल करने का नहीं था, लेकिन फिर भी एक शख्स की मौत वाकई हो गई है। ये अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर होगा।
इसके बाद फिर आ जाता है ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर। उसमें किसी शख्स की रेकलेसनेस या फिर नेग्लिजेंस के रिजल्ट में एक शख्स की डेथ कॉज हो गई है, तो उस इंस्टेंस पे इवन दो मेंजरिया का एलिमेंट नहीं था, लेकिन उस शख्स की नेग्लिजेंस या रेकलेसनेस को बेसिस फॉर द मेंजरिया के तौर पे एस्टेब्लिश किया जाएगा। और रेक्टस तो वो वही है कि जो काम हुआ उसके रिजल्ट में बंदे की मौत वाकई हो। ड्राइवर जो एक्सेसिवली स्पीड कर रहा है, अब ये वाली जो इंस्टेंस है वो इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर की किस टाइप पे फॉल करेगी? ग्रोस नेग्लिजेंस मैनस्लॉटर। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो ड्राइविंग रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो नेग्लिजेंस के पर्व्यू में आ रहे होते हैं कि एक शख्स जो रोड पे गाड़ी चला रहा होता है उसकी ड्यूटी ऑफ केयर होती है टुवर्ड्स अदर ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियंस। क्लियर है बात? नेक्स्ट पर आ जाए। ये रीड आउट करें। Feticide is a specific offense that applies when a mother intentionally kills her newborn child within 1 year of birth. The act occurs as a result of a mental disturbance caused by childbirth. This offense recognizes the unique psychological and emotional challenges faced by women after childbirth. Illustration: one is suffering from a postpartum depression kills her newborn child within a year of birth. The court determines that the act was the result of a mental disturbance caused by childbirth. She may be charged with infanticide instead of a murder or manslaughter. अब इन्फेंटिसाइड एक और फॉर्म ऑफ किलिंग है, लेकिन इसमें मतलब बहुत स्पेसिफिक है कि कौन कौन इन्वॉल्व होगा। मदर इन्वॉल्व होगी और उसका बच्चा इन्वॉल्व होगा। अब पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है फॉर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन जो कि खवातीन सफर करती है आफ्टर गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड। उसकी अगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो उसकी अगर एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन हो तो उस इंस्टेंस में ये चीज नोट की जा सकती है। अब उसको आमतौर मतलब नॉर्मल इंस्टेंस ऑफ मर्डर से लेस सिवियर ही समझा जा रहा होता है, लेकिन जो इन्फेंटिसाइड है उसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। वो अगर देखने को मिल रही है आपको तो फिर उस इंस्टेंस में आप ये डिफेंस ले सकते हो। पहली कंडीशन क्या है कि खातून अगर अपने बच्चे को मारती है, किसी के बच्चे वाले जो है वो उसमें नहीं फॉल कर रहा, और मारने की ड्यूरेशन कब की होनी चाहिए? 1 साल के अंदर अंदर। उससे बाहर का जो टाइम फ्रेम है दैट वुड नॉट बी काउंटेड या कंसिडर्ड एज सच। 1 साल से पीरियड लैप्स कर गए, किसी और के बच्चे को मार दिए किसी खातून, so that would be strictly classified as homicide, not infanticide. ये दो स्पेसिफिक कंडीशन मीट होंगी तो फिर जाके डिफेंस लिया जा सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि डिफेंस लिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, उसे फिर भी प्रूव करना पड़ेगा बाय वे ऑफ मेडिकल एविडेंस। मेडिकल एविडेंस के लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस की जरूरत होगी। उस डॉक्टर की जो रिपोर्ट है या फिर जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसे क्रॉस एग्जामिनेशन से सब्जेक्ट किया जाएगा। उस पर कोर्ट अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देखेगी, देखेगी नहीं, डिटरमिन करेगी इन द लाइट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड केस लॉज। क्लियर है बात? नेक्स्ट। Murder is further defined. Need for a death. In order to establish a charge of murder, there must be evidence of the death of a human being. Term death refers to the irreversible cessation of life. First, the permanent vital functions such as brain,
desperation and situation caused by another person. For murder to occur, death must be caused by actions or omissions of another person. This means that someone's intentional or reckless conduct must directly result in the death of another individual. The law requires a faithful causal connection between the actions of the accused and the resulting death. मर्डर अगर कोई और शख्स करे तो ही होगा, आप खुद अपना मर्डर नहीं कर सकते. That is categorized as suicide, and that ironically is punishable within the jurisdiction of Pakistan by a jail sentence. अगर किसी का इरादा है तो फिर वो काम पक्का ही करे, वरना यहाँ की जेल से बेहतर मौत ही है. खुदकुशी करना चाहते हैं. While those foreign jurisdiction में suicide punishable नहीं होती. और पाकिस्तान में, लेकिन वो चीज सबवर्ट हो जाती है ना. अब देखें, रिपोर्टिंग भी जरूरी होती है किसी क्राइम को प्रोसेस करने के लिए. या पाकिस्तान में अगर काफी इंस्टेंसेस अगर देखे जाए तो उसमें ये चीज आगे लाई नहीं जाती. या किसी सरकारी अस्पताल में बंदा ले जाओ तो वहां पे वो कहते हैं पुलिस केस है, पुलिस वाले आते ही नहीं है, लेट आ जाते हैं, या उनके आने तक लोग ही निकल जाते हैं. तो इन कुछ इंस्टेंसेस हो जाते हैं, इतने ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं है. पता नहीं, वैसे मुझे खुद अंदाजा नहीं आ रही पाकिस्तान में सुसाइड रेशियो या परसेंटेज क्या चल रही है. इस अरसे में तो इतनी खास मैंने न्यूज नहीं इस तरह की सुनना. पहले ज्यादा होता था. सेंटोरस में नहीं किया था 2020 में? सेंटोरस थर्ड फ्लोर से स्काई डाइविंग मैं वो ये मेंटल इलनेस का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं जस्ट मेकिंग लाइट ऑफ द सिचुएशन. और एक्शन तो सुसाइड के तौर पर क्लासिफाई नहीं होता. आज से कुछ साल पहले, हाँ, बाद औक़ात यहाँ पे भी लोग तो सुसाइड के तौर पे ही बहुत से मर्डर्स या उनको टर्म या डब करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना. जो बंदा मर गया है इस तरह, तो भाई फिर उसे आपने क्या इन्वेस्टिगेट करना है. ये बंद करना है, बंद कर दें और 2:30 बजे आके ऑन कीजिएगा. नहीं, ये तो आपका इनफरादी फेल है ना. उन्होंने अगर कुछ गलत किया था तो आप उस मद में उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई इनिशिएट कर सकते. क्या आपने सुसाइड करनी थी तो जैकेट पहन कर ताकि आपके साथ जो आपके वो है टॉर्चरर्स हैं वो भी जाए साथ. लेकिन चले, जोक्स अपार्ट, मेंटल इलनेस वाकई कोई मजाक वाली बात नहीं है. किसी को लगता है तो भाई ट्रीटमेंट वगैरह करा लें. आजकल तो आपको ऐसे पाकिस्तान में भी साइकोलॉजिस्ट मिल जाते हैं, लोग कराते हैं इसका साइकोथेरेपी
वाला भी रूट यहाँ पर काफी लोगों के लिए अवेलेबल है, और उसके साथ साथ ये साइकेट्रिस्ट के पास जो वो मेडिसिन बेस्ड होता है वो भी अवेलेबल है। आज से 5-6 साल पहले पता ही नहीं होता था। अच्छा, ये फील्ड बड़ी 2030 तक डिप्रेशन, एक स्टैट मैंने कहीं पढ़ा था कि बाय 2030 डिप्रेशन वुड ओवरटेक कैंसर एज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। वो मेडिकल साइंस दिखाएगी आपको। बस काफी हो गया, अरे बार बार बात नहीं करते हैं। बस छोड़ दें आप। वैसे भी समझ गया है। जब बंदे का हार्ट स्टॉप हो जाता है, हम अभी ये सिनेरियो की बात करते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, सारा समय तो पहले क्या किया जाता है, उसका किलर इंस्ट्रूमेंट किया जाता है कि इसकी हरकतों की वजह से बंदा मरा है। बाद में बंदा जेल में उस बंदे को दफन किया जा रहा है, किलर जेल में, बंदा दफन हो रहा है, उसी के दौरान इसकी इंस्पिरेशन दोबारा शुरू होती है, तो वो ऐसे केसेस बहुत अनयूजुअल है। हाँ मैं समझ गया, मैंने खुद वो स्टडी किए हुए इस नेचर के इंसिडेंट्स होते रहे हैं ये, लेकिन ये नेचुरल डेथ वाले इंस्टेंसेस पे ज्यादा होते रहे हैं। ये वाला जो इलस्ट्रेशन है कि भाई बंदे ने मारा, अगला नहीं मारा, ये तमाम तर चीजें, या फिर वो कब अपनी बरियल से पहले उठ गया, ये उसमें नहीं देखा गया। ज्यादातर जो इस तरह की रिपोर्टेड अकरेंसेस थी कि जिसमें शख्स को कोई ये एबनॉर्मेलिटी फेस करनी पड़ी अपने वाइटल फंक्शंस में, वो नेचुरल कॉज, वो तमाम तर केसेस ऑफ जो इसमें डेथ साइट की जाती थी वो नेचुरल कॉजेज होती थी। आप लोग पीटीआर करते हैं नहीं करते? ये ना क्रिमिनल लाइबिलिटी वाले उसमें नहीं फॉल करेगा कि आप करें ना करें, लेकिन अलबत्ता जो फॉरेन रिस्ट्रिक्शन है, लाइक स्पेशली इन यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पर जो डेथ का रॉन्गफुल डेथ है उसे कॉज करना, उसमें कंट्रीब्यूट करना, ये वाला जो एस्पेक्ट है, दैट इज आल्सो प्रोसीडेड थ्रू ए सिविल सूट एज वेल, व्हिचिंग काउंटर की क्या कैश रजिस्टर वाली जो आवाज है ना वो आती है फिर उसमें। रॉन्गफुल डेथ क्लेम इसी तरह की होते हैं। यूएस में असल में कार मैन्युफैक्चरर्स काफी ज्यादातर जो रॉन्गफुल डेथ वाले क्लेम है वो आपको उस इंस्टेंसेस में देखने को मिल रहे होते हैं कि उन्होंने प्रॉपर, मतलब वो नहीं किए हुए। यहाँ पे तो चले आप मामूल है ना कि एयर बैग नहीं खोला तो बंदा गया, लेकिन अगर इसी चीज को आप वहां के कॉन्टेक्स्ट में डालें तो फिर ये रॉन्गफुल डेथ वाले का क्लासिकल सूट बनता है। अब फॉर द ऑफेंस ऑफ होमिसाइड, डेथ कॉज होना लाजमी है। देखिए एक शख्स के वाइटल फंक्शन स्टॉप हो गए, मतलब उसे आ, आपने ना मेडिकली डेड डीम करना है कि बियॉन्ड एनी एस्पिरेशंस ऑफ सीपीआर और मेडिकल इंटरवेंशन, कि उसके जो साइंस और वाइटल फंक्शंस हैं वो तमाम तर सीज कर गए। बातें ना करें यार, आप ना सोएं, या मुंह धोकर आए। जी, मुंह धोकर आए अभी, धोए। अब आप सोए तो फिर छुट्टी है आपकी। तो ये है कि वाइटल फंक्शंस जो हैं वो सीज होने चाहिए। यहाँ पर ये जो चीज आपके सामने मौजूद है, इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ लाइफ, इसमें जो पॉसिबिलिटी ऑफ सीपीआर, मेडिकल इंटरवेंशन, वो तमाम तर चीजें खत्म होगी, और इसमें वो रिससिटेशन वाला एस्पेक्ट भी कवर हो जाता है।
जो चेस्ट को पंप कर रहे होते हैं, वो वाला एस्पेक्ट भी खत्म हो जाता है उसमें। इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ लाइफ, कि भाई कोई वो नहीं बचती उस इंस्टेंस पे, मतलब वो स्टेट को एज डेथ डिफाइन किया जा रहा होता है। कॉज्ड बाय अनदर पर्सन, कि एक शख्स के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्शंस की वजह से डेथ को इन इफेक्ट आना चाहिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट ये रीड आउट करें। Of death. The legal context. Death is generally understood as the permanent cessation of all vital functions in brain function. The UK law recognizes the principle of brainstem death, which defines death as the irreversible loss of the capacity for the consciousness and the ability to breathe spontaneously. This definition allows for the definition of death even when a person may be kept alive through artificial means, such as life support. समझ आइए इस डेफिनेशन की, बात आ जाए नियत से। नहीं, मैं ऑर्डिनरली मुझे कोई गलम गलोच करते हुए ना कोई रिस्ट्रिक्शन फील होती है, ना भी शर्म आती है, लेकिन आप यहाँ पर एज स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आए भी सीखने के लिए, यहाँ पर ये चीज सीख रहे हैं बगैर किसी जबर या सख्ती के, थोड़ी तमीज भी सीख के चले जाए। आप ये अपनी इज्जत अपने हाथ पर है। एक बंदा बातें कर रहा है, एक सो रहा है। आप कुछ ज्यादा ही खामोश है। मेरे आपसे ये वाली जो पोजीशन है आपकी क्लास में, ये ऐसी रहेगी कि साथ भी कोई नहीं और पीछे भी कोई नहीं। नहीं, उसको बातें करने की आदत है। डेफिनेशन की समझ आई है आपको? ब्रेन डेथ वाला जो नोशन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम ये जो हमने चीज अभी पहले देखी है कि इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ लाइफ वाला जो एस्पेक्ट है, उसमें एक और कंडीशन जो है उसे इन्वॉल्व किया जाता है, दैट इज ब्रेन डेथ। कि एक शख्स जो है उसके मतलब इनडेफिनेट स्लीप में चला गया। कोमाटोज जो है कंडीशन, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि एक शख्स अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसे रिज्यूम कर लेगा, उसकी आंखें खुल जाएंगी, वो चलना फिरना शुरू कर देगा। ब्रेन डेथ वो वाली स्टेज है कि जिसमें आपका ब्रेन इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि बाय आर्टिफिशियल मींस आपकी जो वाइटल फंक्शंस हैं उन्हें सस्टेन किया जा रहा है। क्लियर है बात? बीइंग इन अ कोमा या इन अ कोमाटोज स्टेज वो सब अलग है। उसमें आपका ब्रेन खुद ऑपरेट कर रहा होता है, सिर्फ वो कॉन्शियसनेस नहीं रिज्यूम कर रहा होता। ब्रेन डेथ, ये जिसे आप स्टेम डेथ बोलते हैं, उसमें है कि आपका ब्रेन इतना डैमेज हो चुका हुआ है कि अगर कोई मशीन सपोर्ट नहीं होगी तो आपकी बॉडी काम करना छोड़ जाएगी। मतलब बॉडी से मुराद आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो किसी भी हिसाब से फंक्शन नहीं करेंगे और आप ऑफिशियल डेथ में चले जाएंगे। तो अगर किसी शख्स के एक्शंस की वजह से एक शख्स इस ब्रेन डेथ वाली कंडीशन में आ जाता है, इवन दो उसे मेडिकली एज डेड क्लासिफाई नहीं किया गया, तो फिर उस शख्स के ऊपर भी लाइबिलिटी फॉर मर्डर ही इम्पोज की जाएगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट पर आगे रीड आउट करें। Important to note that definition
definition of death, the medical issue, rather than the legal one. Medical professionals such as doctors or pathologists are responsible for making an official interpretation of death based on established medical criteria. In a murder case, prosecution must present evidence that proves beyond a reasonable doubt that the accused actions caused by the death of the victim. This may involve detecting witness testimonies, coordinating evidence, expert opinions, any other element established उसका कार्ड उठा ले, दे दीजिए। डेथ की लीगल डिटर्मिनेशन नहीं है, डेथ इज ओनली ए मेडिकल डिटर्मिनेशन। उसकी बेसिस पे फिर आपकी जो लीगल सिस्टम है या फिर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मशीनरी है वो इन इफेक्ट आती है। ये वो इंस्टेंस है कि इट इज क्लासिफाइड एज ए मेडिको लीगल कंडीशन। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स टॉपिक्स तमाम तरह इस नेचर के होते हैं कि जहाँ पर मेडिसिन और फील्ड ऑफ या प्रैक्टिस ऑफ लॉ जो है वो आपस में आके कनेक्ट हो रही होती है। तमाम तर ऑफेंसेस रिलेटेड टू द बॉडी है उसमें वो प्राइमरली जहाँ पर वो लीगल इश्यूज हैं उसी के साथ साथ उसमें मेडिको लीगल डिटर्मिनेशंस भी है। कैसे भेजने यार यहाँ से, तो वहां पर क्योंकि जो लीगल मशीनरी है वो डिपेंड कर रही होती है अपॉन मेडिकल फाइंडिंग्स। अगर यहाँ पर भी आपने क्लासिकली देखने के लोगों के आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया या दो तीन लोगों का ने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दो लोगों ने एक बंदे को मारना पीटना शुरू कर दिया, किसी बाय स्टैंडर ने 15 पे कॉल कर दी, पुलिस वाले आ जाते हैं, वो दो को तो हिरासत में ले लेंगे, जो शख्स जख्मी हुआ है उसे वो सबसे पहले लेके जाएंगे किधर, हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, हॉस्पिटल में जाकर सबसे पहले जो उसके जो जख्म है या जो उसे नेचर ऑफ हार्म या सेवेरिटी ऑफ हार्म उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट हुआ है उसको वो अप्रेज करेंगे कि क्या सिर्फ जो इंजरी है वो ब्रूजिंग की हद तक है, क्या जो स्किन है वो टेयर हुई है, बोन्स जो है वो मतलब विजिबल हो रही है, या फिर इससे बियॉन्ड के कोई फ्रैक्चर इंस्यू हुआ है, मतलब हड्डी बाकायदगी से टूटी है। ये जो तमाम तरह इंस्टेंसेस हैं ये बेस करेंगे किसके ऊपर, ये मतलब ये इवन दो अगर कोई भी इंस्टेंस हो लाइक माइनर ब्रूजिंग है तो वो आ जाएगी किसमें, मतलब क्लासिफाई उसे ऐसे किया जाएगा एज बैटरी किया जाएगा। मतलब जो स्किन है वो टेयर हुई है, अब्रेजन है वहां पर एग्जिस्ट करी है, माइनर अब्रेजन है, वो एबीएच में आ जाएगा, एक्चुअल बॉडली हार्म के जुमरे में आ जाएगा। अगर वोन्स डीप है और उसके साथ साथ वो जो क्या उसे आप बोल सकते हैं बोन डैमेज भी है तो वो फिर साथ किस में आ जाएगा, जीपीएच में, ग्रीवियस बॉडली हार्म में आ जाएगा। क्लियर है बात। लेकिन ये तो लीगल कॉन्टेक्स्ट है, अगर ये होगा, लेकिन ये चीज डिटर्मिन किसने करनी है, एक मेडिकल प्रोफेशनल डिटर्मिन करनी है। तो ये फाइंडिंग दैट वुड बी ए मेडिको लीगल फाइंडिंग। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द जो बॉडी है उसमें मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द बॉडी, इंजरी, सेक्सुअल असॉल्ट, मर्डर, ये बेस बहुत कर रहे होते हैं। इसमें जो आप कह लेंगे आपकी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन आप कह ले मोशन आता है वो थ्रू बेस्ड ऑन ए मेडिको लीगल फाइंडिंग होता है। इसे मेडिको लीगल भी आपके तौर पे बोलते हैं, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं आप। ये बहुत एक एक्सपेंसिव किस्म का सब्जेक्ट है, इस पे काम बहुत इंटेंसिवली हो रहा होता है।
क्लियर है बात? नेक्स्ट रीड आउट करें और यार आप करें रीड आउट। Factual causation. This requires determining that the accused action were factual causation of the victim's death. In other words, if weren't for the action of the accused, the victim would not have died. Legal causation. Once factual causation is established, legal causation focuses on whether the accused action are a substantial and operating cause of death. It considers whether the accused action were more than a minimal or significant contribution to the death. Both factual and legal causation must be proven beyond a reasonable doubt by the prosecution. क्लियर है सबको? फैक्चुअल लीगल कॉजेशन तौसीफ, इस पे आपने जाके जो लीगल और फैक्चुअल कॉजेशन वाला डिटेल लेक्चर है उसे रिविजिट करना है आपने। कोई इशू हो तो आप कौन वॉलंटियर करना चाहेगा इनको एकेडमिक असिस्टेंस लेने के लिए? असिस्ट तो वो ये आप इनके साथ तय करेंगे कि अगर इन्हें किसी इशू में सॉरी किसी टॉपिक में इशू है तो इनकी हेल्प आउट करेंगे, समझाएंगे। ठीक हो गया। तो उसके बावजूद नहीं क्लियर होता तो फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे आके बताइएगा। नेक्स्ट पर आ जाए, रीड आउट करें। The things well or actions well is a legal principle that states that the accused must take the victim as they find them. This means that लैपटॉप पे देखो पार्ट। This means that if the victim had a pre-existing condition or possibility that made them more ससेप्टेबल to death or to harm or death, the accused is still held responsible for the resulting consequence. The accused cannot use the victim's vulnerability as a defense. For example, if the accused purchases someone, if the accused purchases someone with a pre-existing heart condition and dies from a heart attack caused by the punch, the accused can still be held liable for a murder or manslaughter, despite the fact that the person without pre-existing may not have died from the punch. समझ आई है कि नहीं आई? एग्जाम्पल की बताए, एग्जाम्पल समझ आई है आप लोगों को? फिजिकल टेस्ट इसका मतलब यही है कि देखिए इसको आपने एज एन इंटरवीनिंग फैक्टर के तौर पे ना देखें। इस पे आप ये देखिए कि अक्यूज्ड पहले ही ऐसी कंडीशन में था जिसकी बेस जो उसकी डेथ में मटेरियली कंट्रीब्यूट कर सकता था, एक सब्सटैंशियल कॉज के तौर पे उभर सकता था। अब उस इंस्टेंस में आप ये कोई शख्स डिफेंस नहीं ले सकता कि यार कि मेरे से तो उसे मारा तो ये बाद में हार्ट अटैक से था, मेरे पंच की वजह से इसकी डायरेक्ट तो डेथ कॉज नहीं हुई, मैंने से मारा फिर उसके फौरन बाद इसे हार्ट अटैक आ गया। तो उस इंस्टेंस में इस चीज को या उसकी मेडिकल कंडीशन को एज एन एक्सक्यूज आप साइट नहीं कर सकते, क्योंकि उस अक्यूज का एक्शन जो था वो एक मतलब मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था जिसने एक और फैक्टर को ट्रिगर किया। वो अगर ये काम ना करता उसे हार्ट अटैक ना होता, वो जिंदा होता भी। वैसे तो किसी को पंच करने का अमल जो है दैट इज क्लासिफाइड एज एन एक्ट ऑफ बैटरी, एज द ऑफेंस ऑफ बैटरी। लेकिन इस इंस्टेंस में वो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस पे देखा जाएगा कि वो आ सकता है किसमें, मैनस्लॉटर में या मर्डर। मर्डर में तो नहीं आएगा मोस्ट लाइकली, लेकिन मैनस्लॉटर में आएगा, अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर में।
रूल ये है कि जिस हालत में आपको बंदा मिला है उसी हालत में काम किए, उसके इंटरनल कॉम्पोजिशन वो तमाम तर चीजें दोज आर वेरी, दोज आर नॉट एप्लीकेबल इन सच एन इंस्टेंस। लेकिन ये चीज उस शख्स की भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, ये तमाम तर जो चीज है ये एज एन इंटरवीनिंग फैक्टर नहीं इसे क्लासिफाई किया जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन के बावजूद वो ऑफेंस कमिट किया गया था। वो शख्स के नॉलेज में था जिसने कमिट किया कि क्या उसे पता था कि भाई ये बंदा इस कंडीशन में है कि नहीं है, दैट इज इररेलेवेंट। कि कल को ये कोई नहीं कह सकता कि इंटरवीनिंग फैक्टर इस इंटरेस्ट में किसी और शख्स से तो नहीं कॉज हुआ। अपने एग्जाम्पल की टीचर्स में पीछे से आता है, उसको आगे से पता लग जाता है कि मारने वाले लोग उसको रोक लेते हैं, सर का चार्ज करते हैं। फिर मैं गंदे के पास जाता हूँ, लिखना चाहिए कि सूरत में मेरे पे मर्डर का मैनस्लॉटर, मैनस्लॉटर की चार्ज। क्योंकि आपका एक्शन प्रॉक्सिमेट कॉज इन द ऑर्डिनरी सेंस। केस लॉ में काफी डिटेल्ड इसमें और सिनेरियोस टेलर आउट किए गए हैं। नहीं, अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक आ रहा हो, आपको लगे वो ड्रामे कर रहे हैं, तो आप उसे एक चपेट लगा दें, उसके बाद वो मार जाए तो आपका वो वैसे ही वो चीज इन इफेक्ट आ गई। ये तो आराम से पढ़ा था केस आज के लिए, मैंने आपको कहा हुआ था पढ़ के आना है सब। अभी कौन पढ़ के आया भाई ये पूछो। अहमद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फैक्ट्स बताए। अक्यूज्ड कौन कौन थे? किसका भाई? लड़की का? विक्टिम कौन था इसमें? तो बच्ची का भाई क्या था? क्या आपने नहीं पढ़ा? चले फिर पढ़िए, आपसे मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा। जयाउल्लाह, आपने नहीं पढ़ा जी? ये उससे भी लास्ट क्लास में बताया गया। चले आप पढ़ लें उसे। सजदा पढ़ के आइए कल नेक्स्ट क्लास के लिए। ये जो लोग हैं ना, इनसे मैं स्पेसिफिकली पूछूंगा। सजदा छुट्टी की तो फिर ये चीज भी नोट की जाएगी। सजदा जियाउल्लाह और मोहम्मद अहमद। आपने तो सिर्फ पढ़ा था, आप भी पढ़ के आइए, कहीं 4 हो गए होते हैं। अफनान से आपने भी नहीं पढ़ा, 5 हो गए। हाँ, नेक्स्ट पर आज रीड आउट करें। Intervening as effort to exchange or events that occur with the accused conduct and ultimate search. An intervening act may break the chain of causation, relieving the accused of liability. It is considered
However, if the intervening act was reasonably foreseeable or the accused action substantially contributed to it, the accused may still be held responsible for the death. The concept of reasonable foreseeability plays a crucial role in determining whether the chain of causation remains unbroken. समझ आ गई है कि नहीं आई, बताएं क्या आई है हल्की फुल्की समझ? आप मुझे बताएं, फिर मैं उसी के ऊपर बिल्ड अपॉन करूंगा। जो है बताएं, थिन स्कल टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई करें, जिस हालत में समझ आएगी उसी तरह मुझे भी बता दें। क्या हुआ? ये पड़ा हुआ टॉपिक है यार, इसके ऊपर हमने 2 हफ्ते लगाए थे। पिछले हफ्ते के केस लॉज इसके ऊपर बेस्ड थे। आर वर्सेस स्मिथ का केस लॉ हमने पढ़ा था, प्रोक्सिमेट कॉज, प्रोक्सिमेट कॉज, और वो प्रोक्सिमेट कॉज के अलावा ये भी होना चाहिए कि भाई के फोर्सिबल है इंटरवीनिंग एक्ट के नहीं है। मतलब आर वर्सेस स्मिथ में अगर लेट्स सपोज उसे आप आज के दौर में उसे स्टेज करते हैं, स्मिथ जाके कोर्ट में डिफेंस लेता है कि भाई के चले बेशक मैंने तो बंदे को छुरी से स्टैब किया था, लेकिन यहाँ रास्ते में रूट लग गया था, अगर रूट ना लगता तो ये बंदा बच जाता है। रूट लग गया तो जिसके लिए रूट लगे उसे आप जाके पकड़ो, ऐसे तो नहीं हो। ट्रैफिक डिस्टर्बेंसेस, कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, ये चीज इस नेचर की है कि विद इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ये फोर्सिएबल में ही गिनी जाती है। नेक्स्ट, करें रीड आउट। Subjective nature of mens rea intention to murder. Mens rea refers to the mental element or state of mind of the accused at the time of committing the offense. In murder cases, the accused must have the intention to kill or cause grievous bodily harm with the required degree of malice forethought. The mens rea for murder is subjective, meaning that it focuses on the accused's actual state of mind rather than objective assessment. The accused's specific intent to kill or cause GBL is a crucial element to establish the offense of murder. बाद इंस्टेंस में एक शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स को क्रिटिकल इंजरी कॉज करना चाह रहा था, उसने मतलब सीरियस इंजरी कॉज करना चाह रहा था, उसने उसे बैट रॉड किसी चीज से रिपीटेडली उसको हार्म इन्फ्लिक्ट किया। अब उसने हार्म इन्फ्लिक्ट उसकी शुरू में कवर पे मारा था, बीच में एक स्ट्राइक उसके किस रीजन पे आके लग जाती है, ठीक हो गया, एक स्ट्राइक विद फुल ब्लंट फोर्स आके यहाँ पर लग जाती है, जिसकी वजह से कंकशन जो है बहुत सवेयर कॉज, सॉरी कंकशन ही हेड ट्रॉमा कॉज हो जाता है, बहुत एक्सेसिव नेचर का, उसके बाद उसकी डेथ कॉज हो जाती है बंदे की। और वो बेशक कहे कि भाई मेरी वो नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी इसे मारने की, तो उस इंस्टेंस में उसे अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर में नहीं क्लासिफाई किया जाएगा, उसे होमिसाइड के लिए ट्राई किया जाएगा और कन्विक्ट भी किया जाएगा, क्योंकि सेवेरिटी ऑफ एक्शन भी आपने देखनी होती है। हाँ, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है कि देयर शुड बी ए कंकरेंस बिटवीन माइंड एंड एक्ट, कि जो मेंजरिया है उसी को ट्रांसलेट होना चाहिए थ्रू एक्टस मींस, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस जिस तरह के होमिसाइड के आ जाते हैं वहां पर एक्सेप्शंस निकलती हैं, या मैनस्लॉटर आते हैं उसमें एक्सेप्शन निकलती है। अगर कोई माइनर अनलॉफुल एक्ट है उसके रिजल्ट में बंदा मारा जाता है, वो समझ आती है अनलॉफुल एक्ट मैनस्लॉटर में क्लासिफाई होगा। आप एक शख्स के वाइटल ऑर्गन्स पे मतलब एग्रेवेटेड नेचर ऑफ इंजरीज कॉज कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट में बंदा मरते हुए कहे यार मेरे से इसे जख्मी करना चाहता था, वो चीज नहीं क्लासिफाई, क्योंकि उस क्लियर है बात। अब मर्डर के लिए जब आपने मेंजरिया को देखना होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तरीके से मेंजरिया को असेस करना, ये चीज तो लास्ट वीक के लेक्चर से आप लोगों को समझ आ गई हो।
कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में एक शख्स को एक रीजनेबल पर्सन के अगेंस्ट कंपेयर किया जा रहा है। सब्जेक्टिव टेस्ट में उस शख्स को उसके उन फैक्ट्स के सर्कमस्टांसेस, वो बंदा खुद कौन है, क्या है, कैसा है, उस हिसाब से देखा जा रहा होता है। अब जो मेंजरिया की जो असेसमेंट है फॉर द ऑफेंस ऑफ होमिसाइड, वो भी सब्जेक्टिव है। मीनिंग देयर बाय कि उसको किसी रीजनेबल पर्सन क्या करता उस सिनेरियो में इस चीज से नहीं कंपेयर किया भी नहीं जा सकता। कॉमन सेंस के मुनाफी बात है कि कोई भी रीजनेबल बंदा वो कभी कत्ल तो नहीं करेगा किसी का। तो इसकी जो असेसमेंट है वो एंटायरली और प्योरली सब्जेक्टिव है। पहले भी ऐसे थी, अभी भी ऐसे, और आगे भी ऐसे ही रहेगी। अब ये जो सब्जेक्टिविटी का पैरामीटर है उसको आप असेस नहीं, सब्जेक्टिव है इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बंदे की पोजीशन पे आकर वो चीज देखें। आपने जो सब्जेक्टिव असेसमेंट करनी है वो केस के फैक्ट्स के जरिए से करनी है। कोई भी जज अपनी जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन है उसके लिए केस के फैक्ट्स को देखेगा, या उस शख्स के बारे में क्या क्या चीजें गैदर हो सकी, या उसके एविडेंस, अगर उसने कोई डिफेंस अंडरटेक किया तो उसके एविडेंस से क्या चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है। बात क्लियर है? क्योंकि दिलों के हाल सिर्फ अल्लाह जानता है।